दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 10 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होगी। जी हां, इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है। जी हां, साथ ही चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया है। यह पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपए शुल्क तय किया है, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। यह चुनाव के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। दोस्तों बिहार में सीआईडी यानी कि अपराध अनुसंधान विभाग का अधिकार बनाने की तैयारी चल रही है। यह सीआईडी को जल्द ही यह अधिकार मिलेगा कि वे खुद मामले दर्ज करें और आरोपियों की गिरफ्तारी भी करें। यह सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि सीआईडी के लिए अलग थाना खोला जाए। इस फैसले पर मोहर लगी तो बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियों की तरह सीआईडी में भी एफआईआर दर्ज होगी। यह फिलहाल सीआईडी किसी मामले की केवल जांच की जिम्मेवारी संभालती है। यह अपराध अनुसंधान विभाग अभी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। इसकी वजह अपना थाना नहीं होना है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। जब मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद विस्तार के एक दिन बाद मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं। जहां उन्होंने जोर देकर कहा है कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दोस्तों बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से 24 से 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शनिवार की सुबह से ही पटना समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादल की वजह से हवाएं थोड़ी सी ठंडी है और तापमान में काफी राहत देने वाला है। यह मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। समुद्री तल से 0.9 किलोमीटर पर एक ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी झारखंड, बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। यह बारिश का पूरा माहौल तैयार हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे से अधिक आर्द्रता, नमी से उमस भरी गर्मी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार को भी अधिकतर स्थानों पर यही हाल होगा। इस तरीके का मौसम बारिश के लिए पूरी तरीके से अनुकूल हो जाता है। यह मौसम विभाग के मुताबिक जो सिस्टम एक्टिव हो रहा है उसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटे में पश्चिमी एवं मध्य बिहार के कई स्थानों पर एवं पूर्वी और उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के लगातार बढ़ते दामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। यह साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। पेट्रोल में लगातार हो रही वृद्धि के बाद 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल है। यह पेट्रोल की कीमतों के साथ ही डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी करने वाली है। अगर आपने इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो 9वीं का पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन आप इसका स्टेटस अभी से ही चेक करना शुरू कर दें ताकि आपकी किस्त अटक ना जाए। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय मदद देती है। यह हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंच जाती है।
दोस्तों बिहार के किसानों को महज 500 मिलीमीटर की बोतल में अब 45 किलो बोरी वाले यूरिया उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने गुरुवार को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा इजाद किए गए नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। यह बिहार को पहली खेप में इसकी 17,300 बोतलें मिली है। इफ्को के अधिकारियों का दावा है कि नैनो यूरिया से किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ सरकारी सब्सिडी के 50,000 रुपए बचेंगे। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में सामान्य यूरिया की खपत को 50% कम करना है। नैनो यूरिया की 500 मिलीमीटर की एक बोतल यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। बिहार में 10 फसलों पर 750 जगह इसका प्रशिक्षण किया गया है। इससे 8% अधिक उपज मिली है। इसका 90% का उपयोग पौधे कर लेते हैं। वही मिट्टी में छिड़काव वाले दानादार यूरिया का महज 64% उपयोग ही फसल कर पाती है। यह वैज्ञानिकों का दावा है कि दलहनी फसल में एक बार और अन्य फसलों में 2 बार छिड़काव करने की जरूरत होगी। यह 1 एकड़ के लिए मात्र एक बोतल यूरिया को 125 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होगा। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल की कीमत 240 रुपए है। वही नीम कोटेज यूरिया की कीमत 266 रुपए है। यह साधारण यूरिया के एक बैग से 10% सस्ता है। दोस्तों बिहार सरकार की ओर से बिहार के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि कृषि विभाग बिहार में फसल को हुए नुकसान का आकलन करेगा। इस दौरान विभाग गन्ना फसल को हुई क्षति का भी आकलन करेगा। वही सरकार प्रदेश के यानी कि बिहार के गन्ना किसानों को भी फसल की क्षतिपूर्ण प्रदान करेगी। बिहार में गन्ने की खेती को गन्ना उद्योग विभाग नियंत्रण करता है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के इस निर्णय से बिहार में 3 लाख हेक्टेयर भूमि में यानी कि जमीन में गन्ना की फसल उगाने वाले लाखों किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। गन्ना किसानों के हित को लेकर कृषि सचिव ने आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुखाड़, बाढ़, असमय अधिक वर्षा और अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं में फसल नुकसान का आकलन जब भी किया जाए उसी वक्त गन्ना फसल को हुई क्षति के नुकसान का आकलन भी अलग से जरूर करें। कृषि विभाग की तरफ से यह निर्देश सभी कृषि अधिकारियों को भेजा गया है। बिहार सरकार के इस निर्णय से बिहार में गन्ना उगाने वाले किसानों को नियम के तहत कृषि इनपुट अनुदान पर फायदा मिल सकेगा। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे कामगारों के पास अब एक नई समस्या आ रही है। दूसरे राज्यों में अपने काम पर लौटने पर उनसे कोरोना टीके का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने टीके के दोनों डोज नहीं लिया है उन्हें नियुक्तियां लौटा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि पहले टीके लगवाओ फिर काम कराऊंगा। इस कारण दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में राज्य के कामगारों को लौटना पड़ रहा है। इस तरीके से अब रोजगार और नौकरी के लिए भी कोरोना का टीका अनिवार्य हो गया है। यानी कि अगर आप बिहार से कहीं बाहर जाते हैं कमाने जाने के लिए तो कोरोना टीका का सर्टिफिकेट जरूर साथ में ले ले, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। यही नहीं तो फिर आपको वापस घर लौटना पड़ सकता है। दोस्तों देश कोरोना की गंभीर दूसरी लहर का डटकर सामना कर रहा है और अब तो लगभग इसे मात देने के कगार पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट मारी है और इसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन अब देश में धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन आर्थिक गतिविधियों के धीरे धीरे पटरी पर आने से गिरती अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत सहारा तो मिलता ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और फिर कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए पिछले महीने 6,29,000 करोड़ रुपए के 8 आर्थिक उपायों की घोषणा की, जिनका मकसद आम लोगों के साथ ही व्यवसायियों को राहत पहुंचाना था। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। दोस्तों आपने दुनिया के सबसे लंबे और छोटे आदमी के रिकॉर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बौनी गाय भी मौजूद है? जी हाँ, यानी कि दुनिया के सबसे नाटी गाय भी मौजूद है। दरअसल बांग्लादेश में 20 इंच की बौनी गाय देखी गई है जिसका नाम रानी रखा गया है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि रानी दुनिया की सबसे छोटी गाय है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। अभी तक दुनिया के सबसे छोटी गाय भारत के केरल में है जिसका नाम मणिकयम है, जिसकी लंबाई साल 2014 में 24 इंच मापी गई थी। जानकारी के मुताबिक रानी की लंबाई 20 इंच है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास एक फार्म में रहती है और यह 23 महीने की है। आपको जानकारी दे दें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मान्यता देने पर रानी दुनिया के सबसे छोटी गाय बन जाएगी। गाय के मालिक के मुताबिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए 3 महीने का समय लिया है। इस छोटी गाय को देखने के लिए अब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते वहां यातायात सेवाएं ठप पड़ी है, लेकिन इस देशव्यापी परिवहन बंद के बीच भी लोग मीलों दूर से रिक्शे से रानी को देखने आ रहे हैं।
दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि स्मार्टफोन कैंसर का खतरा बढ़ाता है। अगर 10 साल तक हर रोज 17 मिनट तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कैंसर की गांठ बनने का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। यह दावा मोबाइल फोन और इंसान की सेहत से जुड़ी 46 तरह की रिसर्च के विश्लेषण के बाद किया गया है। यह रिसर्च करने वाली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि मोबाइल सिग्नल से निकलने वाला रेडिएशन शरीर में स्ट्रेट प्रोटीन को बढ़ाता है, जो डीएनए को डैमेज करता है। हालांकि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से इनकार करता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी से सेहत को खतरा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में हुई रिसर्च के आधार पर यह दावा किया है। रिसर्च कहती है कि दुनिया भर में मोबाइल फोन यूजर्स बढ़ रहे हैं। 2011 तक 87% घरों में एक मोबाइल फोन था। 2020 में यह आंकड़ा 95% हो गया है। शोधकर्ता जोएल मास्कोविट्ज कहते हैं कि लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसे अपने शरीर से दूर रखना चाहिए और जितना हो सके लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए योगी सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने जा रही है। यह साल 2021 से 30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करेंगे। नई जनसंख्या नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। दोस्तों, बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खबर के अनुसार बाढ़ से बिहार के 54 प्रखंड प्रभावित हैं। साथ ही साथ लाखों लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जबकि हजारों घर पानी में डूब गए हैं। हालांकि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई तरह के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोसी नदी की जलस्तर में वृद्धि होने से सहरसा, सुपौल, खगड़िया में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा काफी लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं। तथा लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से गोपालगंज के हालात खराब हैं, जबकि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तो बुरी गंडक के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन के दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदन के निपटारे में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें आवेदन रद्द होने के वाजिब कारणों को फीडबैक कर दिया गया है। इन कारणों से अलग जाकर कोई भी म्यूटेशन का आवेदन कर्मचारी या फिर अन्य अधिकारी रद्द नहीं कर पाएंगे। विभाग ने बड़े पैमाने पर दाखिल खारिज के आवेदन रद्द होने के मामले को देखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। विभाग की तरफ से आवेदन रद्द करने के कुल 35 कारण सॉफ्टवेयर में फीड किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में इन सभी वाजिब कारणों को 2 मैसेज भागों में बांटा गया है। जहां विभाग के मुताबिक 15 कारणों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। रद्द करने का कारण इन 15 में से कोई है तो उसका चयन करते ही आवेदक के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में आवेदक को उन कमियों को दूर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान आवेदक अगर कमी दूर कर देता है तो फिर आवेदन रद्द नहीं होगा। बाकी कारणों को मेन कैटेगरी में रखा गया है। अगर कर्मी इनमें से किसी कारण से आवेदन रद्द करते हैं तब उन्हें बताना होगा कि किन खामियों की वजह से आवेदन रद्द किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी और पिछले करीब 16 सालों से सत्ताधारी दल जदयू में आजकल हलचल बढ़ गई है। कुछ महीने पहले तक जदयू का मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझा जाता था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी आरसीपी सिंह को सौंप दी। अब आरसीपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वही ललन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर भी चर्चाएं चल रही है। इन सब चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल ललन सिंह से मुलाकात करके राजनीतिक सरगर्मी को और हवा दे दी है। जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह कल जदयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान क्या बातें हुई ये तो दोनों नेता ही जानते हैं। मीडिया को यह बताया गया है कि जदयू में सब ठीक है। ललन सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर खुद मुख्यमंत्री ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें वे क्या बता सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा है कि पार्टी में सब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है कि एकदम सब ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन दोनों की मुलाकात में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा है कि दोनों एक दल में हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मुलाकातें होती रहती है।
दोस्तों, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस का मानना है कि मुसलमानों के वोट बिना बंगाल फतह करना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही बंगाल की बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल करना भी बेहद जरूरी है। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में चंद्र बोस ने कहा है कि बंगाल में 1977 से पहले मुसलमानों के समर्थन से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। वाम मोर्चा ने भी मुस्लिम वोट बैंक के बूते ही बंगाल में 34 सालों तक राज किया और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस भी मुसलमानों के वोट के दम पर लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। हिंदुओं पर अत्याचार होने पर हम उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन सिर्फ हिंदू की रट लगाने से ही नहीं चलेगा। भाजपा को बंगाल में समेकित राजनीति करते हुए मुसलमान समेत सभी समुदाय को साथ लेकर चलना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। बोस ने आगे कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का तो ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन हिंदू वोट बैंक का नहीं। मुसलमानों का सारा वोट टीएमसी के खाते में चला गया, लेकिन हिंदुओं का वोट अलग अलग दलों में बढ़ गया। बंगाल में भाजपा को हिंदुओं का सारा वोट मिलता तो क्या वे आराम से सरकार नहीं बना लेती? दरअसल बंगाल में हिंदू कभी एक तरफ वोट नहीं देते हैं, इसलिए भाजपा को मुसलमानों का वोट भी हासिल करना होगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वोट शेयर के मामले में भाजपा से अब सिर्फ 6-7% ही आगे है। ममता को पीछे छोड़ने के लिए मुसलमानों का वोट बहुत जरूरी है। पार्टी का पहला लक्ष्य बंगाल में 3 से 4% मुस्लिम वोट हासिल करना होना चाहिए। बोस ने रास्ता भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की मुस्लिम विरोधी पार्टी की छवि बन चुकी है, इसे तोड़ना होगा। पार्टी नेताओं को मुसलमान विरोधी बयान देने से बाज आना होगा। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बंगाल के मुसलमानों के लिए विकास मूलक योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। बंगाल की राजनीति देश के दूसरे हिस्सों की राजनीति से बिल्कुल भी अलग है, जिसे भाजपा समझ नहीं पाई है। बंगाल पर राष्ट्रीय राजनीति थोपने से नहीं चलेगा। बंगाल के लिए भाजपा को अलग नीति तैयार करनी होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से चुनावी सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई है। हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा नेता करार देते हुए उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ओवैसी अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को निजी तौर पर चैलेंज देने की बात नहीं है, बल्कि बात सियासी विरोधी की है। हम अगर विरोध में हैं तो हम यही तो कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर हम भागीदारी मोर्चा में हैं और ओम प्रकाश राजभर सभी दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की हम बी टीम हैं? आप सभी लोग एक साथ एक ही चश्मे से देखते हैं। ये बात दूसरों पर भी तो लागू होनी चाहिए, दूसरे पर लागू नहीं होता है क्या? आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वे किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि वे लोग ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं छोटी पार्टियों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदी में ट्वीट करके घोषणा की है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओवैसी आमतौर पर अंग्रेजी में सोशल मीडिया पर संदेश देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हिंदी पर सूचना दी है। दोस्तों, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने धर्मों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वे राजदूत थे, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आज भी उनके पूर्वज के कई राजपूत वंशज हैं, उनसे पारिवारिक रिश्ता भी है। मंत्री हाजीपुर में धर्म परिवर्तन की बात पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि यह लड़ाई छिड़ी हुई थी, तब बगल के जयराम सिंह और भगवान सिंह यहाँ आए हुए थे। बाद में भगवान सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे। आज भी उनके खानदान के कई लोग राजपूत हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह लड़ाई छिड़ी हुई थी, तब बगल के इलाके के जयराम सिंह और भगवान सिंह यहां आए थे। बाद में भगवान सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वे मुसलमान हो गए। वे खानदान हम लोगों का है। जहां बगल के सरैया गांव में जयराम सिंह का परिवार है, वे पटीदार हैं, वहां आज भी हमारा आना जाना होता है। उन्होंने कहा कि यह मोहब्बत से होता है, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। धर्म परिवर्तन भाईचारा और प्रेम से होता है। लाख कोई पिस्तौल थमा दे तो क्या हम जबरन धर्म परिवर्तन कर लेंगे? जो जबरन ऐसा कर रहे हैं वे बचेंगे नहीं। जहां बिहार में जो सरकार है वे ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं।
दोस्तों अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए और कार्ड डालने के बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकलता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जी हां, अब कैश विड्रॉल के लिए अक्सर लोग एटीएम का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार एटीएम में भी कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखने को मिलता है कि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और खाते से पैसे कटने के बाद आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं। साथ ही साथ कई बार नोट निकलते समय एटीएम में कई अन्य तरह की दिक्कतें होती है। अगर आपको भी इस तरह की किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हां, अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो फिर आप एटीएम से जुड़े किसी भी दिक्कत के लिए शिकायत कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी है कि आप किस तरीके से एटीएम से जुड़े समस्या की शिकायत कर सकते हैं। जी हां, ऐसे में जानते हैं कि एसबीआई बैंक ने एटीएम से जुड़ी शिकायत करने का प्रोसेस क्या है। वैसे तो आरबीआई के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में अगले कुछ वर्किंग डे में बिना शिकायत के ही आपके खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर फिर भी पैसे क्रेडिट ना हो तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हां, आप ऑनलाइन माध्यम से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लिंक पर जाना होगा, इसके बाद बैंक को शिकायत की जा सकती है और यह वेबसाइट है www.crcfsbi.co.in। इसमें शिकायत आप कर सकते हैं। आप अन्य शिकायत होने पर इसकी कैटेगरी भी बदल सकते हैं। इसके अलावा आप एसबीआई की हेल्पलाइन नंबर 1800112211 और दूसरा नंबर 1800425380 इस पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। जी हां, इस मीटिंग में उन्होंने कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों को कुछ सलाह भी दी है और कुछ नसीहत। नई कैबिनेट को उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि आपका काम चमकना चाहिए, आप नहीं। साथ ही मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जब बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद गुरुवार को मोदी ने मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग की। पुराने मंत्रियों की जगह जिन नए चेहरों को जिम्मेवारी मिली है उन्हें नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इनके मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले उनसे मिलकर उनके अनुभव का फायदा लें। इसके साथ ही मोदी ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयान न देने को भी कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को वक्त पर ऑफिस पहुंचने और अपनी सारी ऊर्जा मंत्रालय के काम में झोंकने को भी कहा है। जब पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि आपका काम चमकना चाहिए, ना कि आप गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर लेकर जाएं, जिससे आम आदमी को जल्द से ज्यादा फायदा हो। पीएम मोदी ने कहा है कि आप लोगों से मिलते रहें और उनसे फीडबैक लेते रहें। साथ ही सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएं। दोस्तों केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्य विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और बातचीत करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में से अपील करता हूं कि वे आंदोलन को खत्म कर दें और बातचीत करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। एपीएमसी को और मजबूत बनाया जाएगा। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों को लागू किए जाने के बाद एपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा, जो कि उन्हें मजबूत करेगा और अधिक किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एपीएमसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों कोरोना के बाद अब पटना में डेंगू का आतंक जारी हो गया है। जो गुरुवार को पटना शहर के आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में एक डेंगू के मरीजों की पहचान हुई है। इस सीजन में पहली बार यह केस आया है। दोनों मरीज पटना के ही रहने वाले हैं। प्राइमरी टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मरीज को डेंगू के अलग आइसोलेशन में रख दिया है। इसके साथ ही कंफर्मेंटरी टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। दोस्तों बिहार के नवादा जिले में डायरिया से 4 लोगों की जान चली गई है। जी हां, 4 लोगों की जान जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में अभी 50 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हैं। जी हां, सभी की स्थिति काफी नाजुक है। सरकारी अस्पताल में सबका इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। जी हां, मामला जिले के सिरदला प्रखंड के बांदी पंचायत के नक्सल प्रभावित गाँव चेली के तूरिया टोला का है।
दोस्तों, दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई को हाजीपुर से हुई चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा समस्तीपुर से आगे बढ़ते हुए बेगूसराय पहुंची। यहां लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और अफसरशाही पूरी तरीके से बनी हुई है। यहां तक कि अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आगामी कुछ महीनों के भीतर ही जेडीयू में बड़ी टूट होगी और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। चिराग पासवान ने दावा किया है कि अब बिहार सरकार का गिरना तय है और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए आगे की रणनीति के संबंध में चिराग पासवान ने कहा कि सभी संभावनाओं को खुला छोड़ते हुए कहा कि अभी पार्टी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसमें किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन हो सकता है। यह सब कुछ तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, बिहार में खगड़िया से पूर्णिया नेशनल हाईवे 31 में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है। इस दुर्घटना का कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तलाश किया है, जबकि दूसरे स्थान पर NH 28 मुजफ्फरपुर से बरौनी खंड है, जिसमें अधिक दुर्घटना हो रही है। यह ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित इन स्थानों का निवारण NHAI करेगी। NHAI के अनुसार NH 31 में कटिहार में 13, खगड़िया में 5 तो नौगछिया में 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जबकि NH 28 मुजफ्फरपुर से बरौनी खंड में समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक 31 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। NH 31 में ही पूर्णिया से दलकोला सेक्शन में पूर्णिया जिले में 2, तो NH 28 कोदवा से मुजफ्फरपुर खंड में मुजफ्फरपुर में 4, तो गोपालगंज जिले में 10 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। जी हां, गोपालगंज से देवापुर से कोटवा NH 28 में ही गोपालगंज में 16 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। NH 57 मुजफ्फरपुर से दरभंगा से पूर्णिया सेक्शन में मधुबनी में 17, दरभंगा में 7, पूर्णिया और अररिया जिले में एक स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं NH 77 मुजफ्फरपुर सोनबरसा में मुजफ्फरपुर में 6 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। दोस्तों, आधार कार्ड आजकल व्यक्तिगत पहचान का एक प्रमुख जरिया बन गया है, इसलिए इसका हर जरूरी काम में इस्तेमाल होता है, मगर इसी के चलते कई लोग आधार का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में UIDAI ने चेतावनी दी है कि सभी 12 अंकों की संख्या को आधार ना माना जाए। पहले इसकी जांच कर लें, नहीं तो फिर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आधार कार्ड को कार्ड धारक की पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले इसका सत्यापन जरूर कर लें। आधार कार्ड सत्यापन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट www.uidi.gov.in/verify पर लॉगिन करें। इस सिलसिले में UIDAI ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि सभी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार 2 में कैबिनेट विस्तार किया गया है। इस पर कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं से उनका मंत्री पद छीन ले लिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया और देवाश्री चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इसके सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस बार रविशंकर प्रसाद से उनका मंत्री पद ले लिया है। कहा जा रहा है कि नेताओं के काम को देखने के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया है। ऐसे में सवाल साफ है कि क्या रविशंकर प्रसाद उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। बीजेपी के कई बड़े नेता इस सवाल से कन्नी काट रहे हैं। बीजेपी भले ही इस सवाल पर लगातार चुप हो, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यह विपक्ष का कहना है कि पार्टी में ही अटल आडवाणी से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद का भी नाम शामिल है। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने लगाया है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से सांसद हैं और उनकी गिनती बीजेपी के बड़े लीडर्स में होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन को लेकर हुई हिंसा पर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। यह पप्पू यादव ने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके लिखा है कि अखिलेश बाबू, आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो फिर बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने पर लगा देता। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि एक बहन का बीच सड़क पर चीर हरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता
हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। दरअसल गुरुवार को यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन था। नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसा हुई है, जहां कई जगह पथराव और फायरिंग की खबरें सामने आई है। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान आरोप है कि सपा प्रत्याशी रितु सिंह का नामांकन भाजपा समर्थकों ने नहीं होने दिया। ब्लॉक में दाखिल हो रही प्रत्याशी की प्रस्तावक अनिता को कुछ लोगों ने सड़क पर घेर लिया, उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष क्रांति कुमार सिंह को गेट से खींच लिया गया। उनको बंधक बनाने की कोशिश का आरोप भी सपा द्वारा लगाया जा रहा है। दोस्तों, जदयू के नेता चाहे लाख दावे कर ले कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जेडीयू के अंदर हो रहे घटनाक्रम इस बात के संकेत दे रहा है कि पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। जिसे थोड़े दिन पहले पार्टी के नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया गया था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को एक बार फिर से ये जिम्मेवारी दी गई थी। जिसे प्रवक्ता की लिस्ट से नीरज कुमार और अरविंद निषाद बाहर रखे गए थे, लेकिन अब प्रदेश नेतृत्व ने बड़ा फैसला करते हुए मुख्य प्रवक्ता पद से संजय सिंह की छुट्टी करा दी है। जिसे संजय सिंह पार्टी के विधान पार्षद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों ही राज्यपाल कोटे से उनका विधान पार्षद के लिए मनोनयन हुआ था। यह नई प्रदेश कमेटी में भी उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, लेकिन अब नीरज कुमार की वापसी हो गई है। अरविंद निषाद जो पहले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्हें भी वापसी की गई है। नई कमेटी के गठन और चंद दिनों बाद ही उसमें हुआ यह बदलाव स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पार्टी में सिर्फ नेताओं के बीच तालमेल की कमी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपनी टीम बनाई थी। इस टीम में कई पुराने नेताओं की छुट्टी करा दी गई थी। आरसीपी सिंह के करीबी समझे जाने वाले नेताओं की इस नई टीम में भरमार है और अब मुख्य प्रवक्ता पद से संजय सिंह की छुट्टी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी में अलग अलग धाराएं हो गई है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।